हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर देखो, आज के टॉपिक आपको मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा। स्टेट लेजिस्लेचर में बिल्कुल शॉर्ट में कवर करने वाले हैं, क्योंकि आपके सिलेबस पॉलिटी में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है हमें एक पहला टॉपिक कवर करने में, और टाइम हमारे पास कम है। इसलिए इस टॉपिक का जितना भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको आज करवा दूंगा। बाकी आपको जहाँ पे नोट्स मिलेंगे वहाँ पे आपको जितना डेप्थ में पढ़ना होगा पढ़ लेना, बट उसको शॉर्ट की समरी जो है वो मैं आपको एक ही लेक्चर में करवाने जा रहा हूँ, जितना भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें अगर मैं एक एक करके आर्टिकल डिस्कस करना स्टार्ट कर दूंगा तो लेक्चर काफ़ी बड़ा बन सकता है। आर्टिकल्स आप अपने हिसाब से याद कर लेना। जैसे अगर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट का आर्टिकल कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कौन सा आर्टिकल में बताया हुआ है, रिमूवल कौन सा आर्टिकल में बताया हुआ है। इस तरह से जो भी आर्टिकल्स है वो सारे खुद आप नोट से पढ़ लेना। यहाँ पर मैं शॉर्ट को बताने वाला हूँ, ताकि जब नोट्स पढ़ोगे वहाँ पे तो आपको ईजी बन जाए और आपको एक ओवरव्यू लगे इस चैप्टर में है क्या। और जितना भी इंपॉर्टेंट सारे यहाँ पे लाके रख दिया वो मैंने। हम डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे बात करें, देखो अभी हम सेंटर के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रेसिडेंट वगैरह हम वो सब कुछ अच्छे से कवर कर चुके थे। प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर, बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वगैरह इस तरह से हम पढ़ चुके थे। पार्लियामेंट के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम सेंटर का कुछ और आगे वो भी कवर कर लेते हैं, फिर स्टेट का पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट की जब हम बात करते हैं तो देखो आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक चलेगा। जो सुप्रीम कोर्ट जो सबसे पहले बना था वो कब बना था, 1 अक्टूबर 1937 को। लेकिन जो प्रेजेंट आज के टाइम को सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्टार्टिंग कब से हुई है, 28 जनवरी 1950 से। समझ इस तरह से आप कह सकते हो ये दिन जो है वो इनोवेशन वाला डे था। चलिए, यहाँ पे लाइट का भी थोड़ा सा इशू बन गया, लेकिन अभी हमें वीडियो बनानी पड़ेगी, वीडियो को रोक नहीं सकता मैं यहाँ पर। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आपको मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता रहा था। सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। जो आज के टाइम जो इनॉग्रेशन आप कह सकते हो वो 28 जनवरी 1950 का हुआ था। इसके जो सबसे बड़े जज होते हैं उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, शॉर्ट में CJI आप उसे कहते हो। जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो कौन थे, हीरा लाल जे कन्हैया। आपको नाम याद रखना पड़ेगा, बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो कौन थे, हीरा लाल जे कन्हैया। और प्रेजेंट में जो है यानी कि जो 48 नंबर पे हैं वो कौन है, NV रामन्ना करके जो है, आप सभी के नाम सुना हुआ। ये हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अगर हम बात करें यहाँ पे, देखो स्टार्टिंग में जब सुप्रीम कोर्ट बना था तब टोटल यहाँ पे कहा गया था कि 8 जजेस हुआ करेंगे। फिर इस तरह से चेंजेस होते गए। 1960 में कहा गया, 1956 में कहा गया 10 जज होंगे, 1960 में कहा गया 13 जजेस होंगे। इस तरह से चल रहा था। आज प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट की बात करें 34 जजेस रहते हैं, जिसमें एक हमारे रहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका स्ट्रक्चर ऐसे रहता है 33+1। एक रहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 बाकी जजेस यहाँ पर रहने वाले हैं। ऐसा होता है आज के प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। अगर जो भी प्रोसीडिंग्स होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वो कौन सी लैंग्वेज में रहने वाली हैं, वो सभी के सभी इंग्लिश में रहने वाली हैं, क्योंकि पूरे इंडिया का ये है। अगर लोकल लैंग्वेज अगर हम यहाँ पे इंक्लूड करना स्टार्ट कर देंगे तो कई सारी लैंग्वेज यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे लाइट वगैरह पड़ रही होगी, वो क्यों लाइट बंद हो चुकी है, उस इशू की वजह से थोड़ा सा आपको कॉपरेट करना पड़ रहा होगा, और उम्मीद करता हूँ आप कॉपरेट वगैरह करोगे। यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर प्रोसीडिंग्स के बाद हम आगे कवर करना स्टार्ट करेंगे। तो इन्हें अपॉइंट कौन करते हैं, जो भी जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे वो बाकी जजेस की बात करें, उन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। अगर रिजाइन करना होगा जज किसी को भी तो वो जाएंगे प्रेसिडेंट के पास। चाहे अपॉइंटमेंट की बात हो चाहे रेजिग्नेशन की बात हो, तो प्रेसिडेंट वहाँ पर आते हैं। इनको अगर बनना है तो कोई इनके लिए मिनिमम एज होती ही नहीं है। हाँ, इनकी रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर्स इनकी रिटायरमेंट एज होती है, उसके बाद इनको रिटायर होना पड़ता है। लेकिन जज बनने के लिए कम से कम एज चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों, वो आपको खुद पता लग जाएगा। हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे पहली वुमेन जज कौन थी, आज तक हमारे इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जब मैं बात करूँ वीडियो बना रहे हैं, आज तक एक भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करेंगे वो वुमेन कैटेगरी से कोई नहीं है। लेकिन आज फर्स्ट वुमेन जज की बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की जो रही थी वो फतिमा बीवी रहे थे। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, बड़ी बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है ये वाला। और पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो ऐसा कहा जा रहा है कि बन सकती है 2027 में, जस्टिस नागार्थना की बात करेंगे। हालांकि जो अभी नए अपॉइंट हुए थे वहाँ पे सीनियर मोस्ट टर्म्स में अगर देखा जाएगा तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे आने वाले टाइम पे। तो अगर ये बन जाएंगे तो पहली वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएगी। अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा हो सकता है और पूरे चांसेस हैं। यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा। इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें, आपको बता दें मिनिमम एज कोई भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये हाई कोर्ट के जज है 5 साल के लिए, किसी भी हाई कोर्ट के जज जाते हैं 5 साल के लिए, या यहाँ पर इन्होंने किसी भी एडवोकेट रहे हाई कोर्ट में 10 साल के लिए, किसी भी हाई कोर्ट के जज अगर रहे वो 5 साल के लिए, एक या अलग अलग हाई कोर्ट की बात करो लगातार 5 साल तक जज रहे और 10 साल तक किसी हाई कोर्ट के या किसी और अलग अलग हाई कोर्ट्स के टोटल मिला के 10 साल तक वो अगर एडवोकेट रहे हैं तो वो जज बनने के लिए क्वालिफाइड और प्रेसिडेंट की नज़र में भी होने चाहिए। ठीक है, मतलब किसी हाई कोर्ट के जज होने चाहिए 5 साल तक, एडवोकेट होने चाहिए
हाई कोर्ट से किसी भी एक या किसी ज़्यादा हाई कोर्ट्स की बात कर लो। वैसे में अगर जज की बात करो तो चाहे एक हाई कोर्ट हो चाहे ज़्यादा हाई कोर्ट हो, लेकिन वो 5 साल तक जज रहने चाहिए और 10 साल तक एडवोकेट रहने चाहिए, तो वो यहाँ पर जो है जज बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। तो आप खुद ही लगा लो हिसाब, जज बनना है 5 साल 10 साल एडवोकेट, तो वैसे ही एज कितनी हो जाती है, तो यहाँ पे मिनिमम एज इसलिए रखी नहीं हुई है, और तब तो वैसे ही बंदा बड़ा मैच्योर हो जाता है। आगे बात करते हैं सैलरी की लगभग 3 लाख के करीब रहती है, 2,80,000 रहती है। इंपीचमेंट की बात करें, अगर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करा, अगर ऐसा माना जाएगा इंपीचमेंट स्टार्ट करें तो क्या करना पड़ेगा। अगर लोकसभा की बात करेंगे, वहाँ के 100 मेंबर आते हैं, 100 मेंबर आते हैं, बोलते हैं इंपीचमेंट हुआ तो उनको आगे आना पड़ेगा। अगर राज्यसभा की तरफ से आएंगे तो 50 मेंबर आएंगे, लोकसभा के आएंगे तो 100, राज्यसभा के आएंगे तो 50 आएंगे, और जो भी होगा तो इनके बाद फिर कमेटी में जाती है 3 जजेस की कमेटी में क्या होगा, एक जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, एक हाई कोर्ट के, फिर एक अलग से जज वगैरह रहेंगे, ये मिलकर डिसीजन वगैरह लेंगे। लेकिन आज तो कोई भी हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करें, इंपीचमेंट का प्रोसेस कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ एक बार हुआ था लेकिन उसमें फाइनल डिसीजन वो ये हुआ था कि हाँ मतलब फाइनल जाके तो उनको इंपीच नहीं करा गया था, बाहर नहीं निकाला गया था, वो लोकसभा में रिजेक्ट हो गया था। लेकिन आज तक किसी भी जज के साथ ऐसा हुआ नहीं कि वो इंपीचमेंट से बाहर आए हों। जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट की बात की, इसी तरह से सेंटर में अटॉर्नी जनरल भी होते हैं। अटॉर्नी जनरल को कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर कह सकते हो, मतलब सरकारी वकील कह सकते हो उनको, अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं। सरकार को लीगल जो भी एडवाइस होते हैं मैटर वगैरह, उसमें एडवाइस वगैरह दिया करते हैं कि भाई ऐसे करना है वैसे नहीं करना है, अटॉर्नी जनरल का सारा काम होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे, इनको नॉमिनेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि सरकारी वकील तो नॉमिनेट तो प्राइम मिनिस्टर करेंगे, लेकिन अपॉइंट इनको प्रेसिडेंट करते हैं। क्वालिफिकेशन वही जज की, सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन बताई, वही क्वालिफिकेशन इनके भी होती है। टर्म इनकी 5 साल, या फिर रिटायरमेंट एज की बात करेंगे 65 साल इनकी भी रिटायरमेंट एज रहती है। एक सेकेंड रुक जाना यहाँ पर, थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर लूँ। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं रिटायरमेंट एज की बात करूँ तो वो 65 ईयर्स तक रिटायरमेंट एज रहती है। और अगर हम बात करें पहले कौन थे, तो आपको सामने MC याद रखना, वहाँ से आप कवर कर लोगे। और अगर 15th की बात करें जो प्रेजेंट में है, वो कौन है, के वेणुगोपाल जो है वो अटॉर्नी जनरल है इंडिया के। जब आप पढ़ रहे होगे कि आप तब वीडियो कब देख रहे हो, तो अपने हिसाब से अपडेट वगैरह कर लेना है इसको। इसी तरह से कैग भी होता है सेंटर में, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करेंगे। आर्टिकल 141 के बारे में बताया गया है। इनकी टर्म है तो 6 साल या तो 65 साल। अगर 6 साल पूरे हो गए तो बाहर निकाल दिए जाएंगे, मतलब बाहर निकलना पड़ेगा। हो सकता है कि 6 साल पूरे ना हुए हो लेकिन 65 ईयर्स की एज कंप्लीट कर लियो, तो ये भी रिटायरमेंट एज वगैरह रहती है। अगर हम कैग की बात करते हैं, इनको नॉमिनेट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट करते हैं। और अपॉइंटमेंट की बात करेंगे तो इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, रिजाइन करेंगे तो प्रेसिडेंट के पास जाएंगे। प्रेसिडेंट में जो कैग है वो कौन है, 14th टर्म है। और GC मुर्मू की बात करें, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो प्रेसिडेंट में कैग है इंडिया के। तो शॉर्ट में को समझ आ गया होगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, अटॉर्नी जनरल के बारे में, कैग के बारे में। जैसे सेंटर की सारी कहानी खत्म होती है, इसके बाद हम स्टेट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टेट की जब हम बात करते हैं तो स्टेट में सबसे पहले हम यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टेट कहाँ से लगा, गवर्नर। जैसे हमने वहाँ पे देखो रिलेट करते जाना, सेंटर में प्रेसिडेंट थे, यहाँ पे गवर्नर हो जाएंगे। सेंटर में PM थे, यहाँ पे CM हो जाएंगे। समझ गए सब कुछ। वैसे सेंटर में पार्लियामेंट था तो यहाँ पे जैसे वहाँ पे लोकसभा राज्यसभा था, यहाँ पे लेजिस्लेटिव विधानसभा विधान परिषद हो जाएगा। इस तरह से रिलेट करते जाना। तो वहाँ पे हेड कौन थे, यूनियन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट। यहाँ पे गवर्नर क्या हो जाएंगे, स्टेट के हेड हो जाएंगे। प्रेसिडेंट बनने के लिए कम से कम एज 35 साल, तो यहाँ पे गवर्नर के लिए कम से कम 35 साल। तो यहाँ पे गवर्नर की कंडीशन यहाँ पर क्या रहती है, हालांकि आर्टिकल 150 से लेकर 237 तक स्टार्ट होता है। गवर्नर के लिए यह है कि वो किसी भी लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होने चाहिए, ना ही वो वहाँ के स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है या सेंटर की है, कहीं के भी मेंबर नहीं होने चाहिए। अगर होंगे तो अपनी सीट वहाँ से खाली करनी पड़ती है। टर्म इनके 5 साल है, लेकिन टेम्परेरी है। प्रेसिडेंट अगर चाहे तो हटा भी सकते हैं, हालांकि आसान नहीं है लेकिन हाँ कर सकते हैं। अगर बात करेंगे कि अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट। रिजाइन देना होगा तो प्रेसिडेंट को करेंगे। जैसे प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिला रहा था, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इनको कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। निवास क्या है इनका, राजभवन में रहते हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पे CM के, वहाँ पे PM थे। अब इनकी जैसे ड्यूटीज़ वगैरह होती है सेम टू सेम प्रेसिडेंट की तरह है, बट प्रेसिडेंट की कहाँ पर लागू होते हैं, यानी कि स्टेट लेवल पे लागू होंगी। आप पढ़ लेना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। गवर्नर की बात हम बात करते हैं CM की। जैसे वहाँ पे PM थे, यहाँ पर CM हो जाएंगे। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे उसके हेड PM थे। जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, स्टेट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी उसके हेड कौन हो जाएंगे, उसके हेड CM हो जाएंगे। इनको अपॉइंट करना होगा तो गवर्नर अपॉइंट करेंगे, रिजाइन देना होगा तो गवर्नर के पास जाएंगे। वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास जा रहे थे, स्टेट में गवर्नर के पास जाएंगे। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को ओथ दिला रहे थे प्रेसिडेंट, यहाँ पे ओथ दिलाएंगे गवर्नर। समझ के रिलेट करते जाओ, वहाँ के प्रेसिडेंट, यहाँ के गवर्नर, वहाँ के PM, यहाँ के CM, ऐसे रिलेट करो। PM के लिए कम से कम एज 25 साल, इनके लिए भी कम से कम एज 25 साल। PM को क्या था, किसी भी हाउस के मेंबर ना हो तो भी चल जाएगा, 6 महीने के अंदर मेंबर बनना पड़ेगा। इनका भी वही सिस्टम है। स्टेट के लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होंगे तब भी CM बन सकते, लेकिन अगले 6 महीने के अंदर इनको मेंबर बनना पड़ेगा।
क्लियर हो गया। शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ पीएम सीएम के बारे में। जैसे यहाँ पे अटॉर्नी जनरल थे सरकारी वकील, ऐसे स्टेट के भी होते हैं। जो स्टेट के होते हैं उनके एडवोकेट जनरल कहा जाता है। तो इनको भाई कौन अपॉइंट वगैरह करता है? गवर्नर अपॉइंट करते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? इनकी क्वालिफिकेशन तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, इनकी जगह हाई कोर्ट के जज के बराबर। अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट में, अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, एडवोकेट जनरल को डीसी रहना है। इतना कवर कर लेना तो आपको पता होना चाहिए। लेजिस्लेचर की बात करेंगे, जैसे हमारे पार्लियामेंट था ना, लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस। तो स्टेट का लेजिस्लेचर किस तरह से है? यहाँ पर भी अपर हाउस लोअर हाउस होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होता है, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक होती है विधानसभा, एक होती है विधान परिषद। आप सुनते हो एमपी, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो लोकसभा के भी हो सकते हैं, राज्यसभा के भी हो सकते हैं। जब स्टेट में आ जाओगे आप सुनते हो एमएलए या कभी सुनते हो एमएलसी, है ना। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो आप जैसे सीएम के वोटिंग वगैरह होते हैं, चीफ मिनिस्टर किसे चुनना है उसके लिए वोटिंग करने जाते हो, आप किसको इलेक्ट करते हो? अपने एमएलए को इलेक्ट करते हो। एमएलए बोलते हैं हमारे लीडर ये, हमने इनको सीएम बनाना है, समझ गए हो? तो फिर गवर्नर को सीएम बना देंगे। तो आप एमएलए के इलेक्शन में वोटिंग करते हो ना। एक होता है एमएलसी, एमएलसी मतलब क्या हो गया? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे वहाँ पे सेंटर में बात करेंगे लोकसभा थी, वैसे यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। जैसे वहाँ पे राज्यसभा थी, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा कहा जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद कहा जाता है, समझ गए? ये विधानसभा या विधान परिषद सेम टू सेम। वहाँ पर जैसे लोकसभा थी, यहाँ ये लोकसभा की तरह है और ये राज्यसभा की तरह है। लेकिन पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा होते ही होते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे सभी स्टेट्स में, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, ऐसा नहीं है। अगर किसी स्टेट में या किसी स्टेट की अगर हम बात करेंगे, वहाँ पर ऐसा होता है, वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। अगर दोनों हाउसेज हैं, हम बोलेंगे वहाँ का जो लेजिस्लेचर है वो कैसे है? हम बोलेंगे वहाँ का जो लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल है, समझ गए? और अगर किसी स्टेट में इन दोनों में से सिर्फ एक ही है, अगर वो एक होगा तो वो ये वाला होगा, ठीक है। अगर किसी में एक ही है, हम उसको बोलेंगे यूनिकैमरल है। हमारे जम्मू कश्मीर पहले बाई कैमरल हुआ करता था, अब हमारे जम्मू कश्मीर यूनिकैमरल हो गया, समझ गए? तो जम्मू कश्मीर में अब सिर्फ क्या होगी? लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। पहले दोनों हुआ करते थे जम्मू कश्मीर में, क्लियर हो गया? तो अभी प्रेजेंट में जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है वो सिर्फ 6 स्टेट में है। वो 6 स्टेट कौन सी हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे बिहार का नाम आपको देखने को मिल रहा होगा, तेलंगाना, यूपी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। यहाँ से बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन दी होगी, कौन सी स्टेट ऐसी जिसका बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, या कौन सी स्टेट ऐसी जिसका यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। आप याद करो बाई कैमरल किसका है, बाकी सबका यूनिकैमरल हो गया। यानी कि बाई कैमरल मतलब ये जो 6 स्टेट है ना, इनमें दोनों हैं, विधानसभा भी, विधान परिषद भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो याद कर लो, यहाँ पे बी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे यू है, तो बी टी यू बिट्टू बना लो। और ये के है, ये ए है, ये एम है, काम बना लो, मतलब बिट्टू काम कर, बिट्टू काम कर। तो बिट्टू कैसे बना दिया? बी से बिहार, टी से तेलंगाना, यू से यूपी, बिट्टू काम का बना दिया, के से कर्नाटका, ए से आंध्र प्रदेश, एम से महाराष्ट्र। तो बिट्टू ने काम करना है, बिट्टू आ गया और काम आ गया। इस तरह से करके 6 स्टेट्स को याद कर लेना, कौन सी 6 स्टेट में जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाकी जो भी बच जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? यूनिकैमरल हो गया। हमारे जम्मू कश्मीर वाले बाई कैमरल था, अब कैसा हो गया? यूनिकैमरल हो गया, क्लियर हो गया? लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम बात करते हैं, इसी विधानसभा की बात करेंगे, इसमें कहा गया कि 500 से ज़्यादा सीट्स नहीं होनी चाहिए। इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ रख दिए 500 और मिनिमम रखी हुई 60 की, 60 से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा फॉलो होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे, वो उसका स्टेट का लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा या वहाँ के वो गवर्नर वगैरह डिसाइड करते हैं मिलकर कि क्या क्या होना चाहिए। कुछ प्रोविजंस होते हैं कई बार। जैसे अगर हम बात करेंगे मिजोरम की बात करो, गोवा की बात करो, इनकी देखो 40 सीटें, कहा गया 60 सीट्स कम से कम होनी चाहिए, लेकिन इनकी 60 से भी कम है। और सिक्किम की बात करेंगे 32 है। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट ऐसी है, या फिर जम्मू इंडिया की बात करें कौन सी स्टेट ऐसी जिसके जो सीट्स हैं वो 60 से कम है लेजिस्लेटिव असेंबली में। वो मिजोरम भी है, गोवा भी है, सिक्किम भी है। मिजोरम की 40 है, गोवा की 40 है, सिक्किम की 32 है। अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना आपको जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ाया हुआ है, तो जम्मू कश्मीर को कितनी सीट्स मिल रही है एमएलए में, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में जम्मू कश्मीर की कितनी सीट्स हैं वो आपको बताना है। हालांकि डिलिमिटेशन कमीशन की बात करेंगे, उन्होंने जो प्रपोज करा वो छोड़ के ऐसे आपको बताया था ना 80 करके कुछ बताया था, वो कितनी सीट्स है जम्मू कश्मीर की। जो पीओके की जो सीट्स अलग हैं उसको छोड़ दो, 24 सीट्स वैकेंसी को छोड़ दो, जहाँ पे इलेक्शन होंगे, डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, वो कितनी सीट्स हैं जम्मू कश्मीर की, वो अपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अब आगे चलते हैं, क्योंकि आज तो चले गए थे लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में कितनी बची है वो आपको बताना है। क्लियर हो गया? लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करेंगे, यहाँ पे कितने मेंबर, हाँ
लेजिस्लेटिव असेंबली में यहाँ पे कम से कम 25 साल की उम्र हो गई तभी आप इसका मेंबर बन सकते हो। लोकसभा में कम से कम एज कितनी थी 25, यहाँ पे कितनी है कम से कम 25। लोकसभा की टर्म कितनी थी 5 साल, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करेंगे कितनी है 5 साल। लोकसभा टेम्परेरी, ये भी टेम्परेरी, क्योंकि सेंटर में सरकार गिर सकती है तो स्टेट में भी तो गिर सकती है 5 साल। तो जैसे वहाँ पे स्पीकर डिप्टी स्पीकर थे उसको हेड करने वाले, तो यहाँ पर भी कौन हो जाएगा स्पीकर डिप्टी स्पीकर हो जाएंगे। अब जैसे वहाँ पे विधान परिषद या अगर हम बात करेंगे विधान परिषद की, स्टेट में राज्यसभा थी, सेंटर में राज्यसभा थी, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। यहाँ पर कितने मेंबर होंगे, यहाँ पर ऐसे फिक्स नहीं है, लेकिन इतना कहा गया है पॉपुलेशन के हिसाब से कहा जाता है, और कहा जाता है कि जिस स्टेट की जितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन क्या कहना चाहूँगा मैं, जैसे अगर मान के चलो किसी भी स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स है ना, किसी स्टेट में मान के चलो 30 सीटें, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, कहीं पे 30 सीटें लेजिस्लेटिव असेंबली की, ठीक है, तो वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना उसमें उसकी 1/3 कर लो, यानी कि 10 सीट्स होंगी वहाँ पे, इससे ज़्यादा नहीं होने वाली हैं। तो इस तरह से कहा गया लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में कि 1/3 से ज़्यादा सीट्स नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। लेकिन ये भी कहा गया कि 40 से कम नहीं होनी चाहिए, 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के, इसके हिसाब से देखा जाएगा, लेकिन 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में पहले 36 हुआ करती थी, कहा ना चेंजेस हो सकते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं आया वैसा यहाँ पे। राज्यसभा में कम से कम उम्र 30 साल, लेजिस्लेटिव काउंसिल में कम से कम 30 साल। जो राज्यसभा थी उसकी टर्म 6 साल, इसकी टर्म 6 साल। राज्यसभा फिक्स था, ये भी परमानेंट है। राज्यसभा की बात करेंगे, हर 1/3 मेंबर रिटायर होते थे 2 साल के बाद, यहाँ पर भी 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं 2 साल के बाद। क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्शंस होंगे, वहाँ पे लोकसभा के इलेक्शन डायरेक्ट होते थे, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन डायरेक्ट होंगे। वहाँ पे राज्यसभा के डायरेक्ट नहीं होते थे ना, वो ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम था, यहाँ पर भी वही सिस्टम है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो 5/6 मेंबर है ना इसके, राज्यसभा की बात करें, क्योंकि वहाँ पे राज्यसभा में क्या था, 12 मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होकर जाते थे, तो यहाँ पे स्टेट की बात है, स्टेट में गवर्नर हो जाएंगे। तो यहाँ की राज्यसभा यानी कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करेंगे, यहाँ पे गवर्नर कुछ मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे। 5 जितने भी मेंबर होंगे उसके 5/6 मेंबर जो हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर जाएंगे, और बाकी 1/6 मेंबर जो हैं उनको गवर्नर अपॉइंट करेंगे, क्योंकि हर एक स्टेट के हिसाब से उनकी अलग सीट्स होंगी ना। जैसे सेंटर में तुमने बोल दिया कि 12 मेंबर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देंगे, वो फिक्स है वहाँ पर, लेकिन किसी स्टेट का अलग काउंसिल है, किसी का अलग काउंसिल है, हम यहाँ पे बोल नहीं सकते। हम इसलिए बोलते हैं 5/6 मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे, जिनको लेजिस्लेटिव असेंबली वाले भी वोट देंगे, वहाँ के जैसे लोकल जो पंचायत वगैरह होगी वो भी वोट करेंगे, इस तरह का चलता है। लेकिन 1/6 मेंबर को गवर्नर अपॉइंट करते हैं, जैसे आर्ट्स की फील्ड में, स्पोर्ट्स की फील्ड में, इस तरह से करके पूरे लोकसभा राज्यसभा की तरह, खाली थोड़े से चेंजेस यहाँ पे करे गए हैं। जैसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ा। स्टेट की बात करें सबसे बड़ा क्या होता है, हाई कोर्ट होता है। इसके नीचे बाकी सबऑर्डिनेट कोर्ट है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया ना, इस तरह से कोर्ट वगैरह हो गए, वो सारे हाई कोर्ट के अंडर आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट का आर्टिकल 214 रहता है, हालांकि इसमें कई सारे आर्टिकल और भी आते हैं। प्रेजेंट में बात करेंगे पूरे इंडिया में कितने हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट है। अब आप बोलोगे इतने सारे स्टेट्स हैं, इतने सारे यूटी, तो 25 हाई कोर्ट क्यों, क्योंकि एक हाई कोर्ट जो है वो कई बार 2 या 3 स्टेट्स को या यूटीज को भी मिला के काम चलाता है अपना, ठीक है। तो 25 हाई कोर्ट हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पुराना वाला था, और लेटेस्ट कौन से, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले 2019 को फॉर्मेशन हुई थी। तो टोटल 25 हाई कोर्ट हो गए हमारे इंडिया में। इनके जजेस को अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। वहाँ पे क्या था, मिनिमम एज नहीं थी, यहाँ पे भी मिनिमम एज नहीं है। जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे थे, जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं। वहाँ पे एज रिटायरमेंट एज 65 थी, यहाँ पे रिटायरमेंट एज 62 ईयर है। क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पर 10 साल एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट के, और 10 साल किसी पूरे यूनियन टेरिटरी की बात या पूरे यूनियन की बात करें इंडिया में, 10 साल तक जुडिशियल ऑफिस भी रहना चाहिए, तो ही वो हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं। और यहाँ पे इम्पीचमेंट का प्रोसेस जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का था, वैसे इनका भी इम्पीचमेंट का प्रोसेस है। अब हम कुछ स्टैटिक्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। फर्स्ट वुमेन सीएम कौन थी, सुचित्रा कृपालनी जो है वो फर्स्ट वुमेन सीएम थी, उत्तर प्रदेश को बिलोंग करती थी। फर्स्ट दलित सीएम कौन थे, वो मायावती थे। पहले सीएम जी की ऑफिस में डेथ हो गई थी, सीएन अनुदराई तमिलनाडु को बिलोंग करते थे। फर्स्ट मुस्लिम वुमेन सीएम कौन थे, सईदा अनवर तैमूर थे। लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम कौन थे, ज़्यादा देर तक सीएम रहे थे, पवन कुमार चैमलिंग सिक्किम के थे। यंगेस्ट सीएम जो रहे थे, पेमा खांडू आंध्र प्रदेश के। शॉर्टेस्ट टर्म जिनका एज ए सीएम रहा है, जगदम्बा पाल की बात करें, सिर्फ 1 दिन के लिए रहे थे। हालांकि कई बार आपने देखा होगा भी रिसेंटली एक स्टेट के द्वारा वो एक बच्चे को अपॉइंट किया गया था 1 दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए। हम उस वे में नहीं बोलते हैं, यहाँ पर जो वाकई में 1 दिन के लिए अपॉइंट होते हैं उनकी बात करते हैं। जगदम्बा पाल की बात करें, सिर्फ 1 दिन सीएम रहे थे। BS येदियुरप्पा की बात करें, 3 दिन रहे थे। और लेटेस्ट बात करें देवेंद्र फडणवीस की बात करेंगे, आपको पता होगा उसके बारे में इलेक्शन न्यूज़ देखते होंगे, 3 दिन के लिए सीएम रहे थे सिर्फ। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह, डाटा वगैरह आपसे शेयर करा है। इसी टॉपिक के साथ वो स्टेट लेजिस्लेचर भी खत्म होता है और यूनियन भी खत्म करते हैं हम। तो हमारा आपका जो एक टॉपिक था वो खत्म हो गया है। अब
बाकी टॉपिक्स हम कवर करेंगे, कि उम्मीद करेंगे कि जल्दी जल्दी हम वो टॉपिक्स भी कवर कर लें ताकि आपको पॉलिटिकल सेक्शन से जल्दी से खत्म हो जाए। तो बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, एसआई क्लासेस का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, तो वहाँ पे जाके जेकेपी एसआई की क्लासेस आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, क्लासेस वहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हैं। थैंक यू, जय हिंद।